नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और सबसे बड़ी बात है कि टीएस सिंहदेव साहब जो कि छत्तीसगढ़ में अब उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ा डेवलपमेंट भी हुआ और डेवलपमेंट ये हुआ है कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। टीएस सिंह साहब, तमाम सारी परिस्थितियों की वजह विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम देखें तो कांग्रेस की क्या रणनीति है? मनोज जी प्रणाम जी, आभार। आपने सद्भावना शुभकामना दी और हमेशा आपने सहयोग दिया, स्पेस दिया। जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने घर को मजबूत करके लोगों तक जाने की पहल में लगी हुई है। जी, इसके पहले भी प्रदेश अध्यक्ष जी थे, काम कर रहे थे, सुचारू रूप से काम हो रहे थे। संगठन के पहले तो हमने संभागीय स्तर के सम्मेलन किए, उसके बाद में विधानसभा स्तर के सम्मेलन किए, फिर बूथ लेवल के सम्मेलन चल रहे हैं ताकि बूथ लेवल से लेके सेक्टर लेवल, जोन लेवल, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल और प्रदेश भर में एक समन्वित तरीके से हम लोगों तक बात पहुंचा सकें, कांग्रेस की बात पहुंचा सकें, कांग्रेस के इतिहास की बात पहुंचा सकें, भाजपा की कुरीतियों के संदर्भ में लोगों के साथ चर्चा कर सकें। आईटी का डिजिटल प्लेटफॉर्म का युग है, उसके संबंध में लोगों को सेंसिटाइज कर सकें और हमारी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में लोगों से हम चर्चा करके एक मैसेज संगठन के माध्यम से आखिरी लेवल तक, घर तक। लेकिन बाबा साहब, मैं देख रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष हैं, ओबीसी सीएलपी लीडर भी हैं। मध्य प्रदेश में भी उथल पुथल चल रही थी क्योंकि आपका मध्य प्रदेश से भी बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी में चल रहा था कि बदलाव की स्थिति होगी, लेकिन बीजेपी दोनों ही जगह पर बदलाव नहीं कर पाई कि चुनाव बहुत नजदीक आएगा, अगर बदलाव करेंगे तो शायद कोई रिस्क ना हो। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी आसानी से प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। बदलने के पीछे का कारण समझ में नहीं आया क्योंकि ये बड़ा फैसला है। कई परिस्थितियां रहती हैं, कई बातें इसमें रहती हैं और हाईकमांड को जो बेस्ट ऑप्शन लगता है उसको फिर निर्णय के रूप में जी, सामने लाते हैं। आप देखें, 2.5 साल वाली बात बहुत दिनों से चल रही थी, मीडिया में चल रही थी। प्रदेश अध्यक्ष बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, बदलने वाले हैं, इस प्रकार की न्यूज लगातार मीडिया में चल रही थी। तो हाईकमांड लेवल पे सारी बातों की समीक्षा करके वो निर्णय लेते हैं, स्वाभाविक है। और ये निर्णय उन्होंने लिया और अभी जो स्वरूप सामने आया है, हम सब जहां जिस जगह पे रहेंगे हमको पार्टी के हित में और लोगों के हित में अपने काम करना है। आपने चूंकि 2.5 साल की बात का जिक्र किया कि मीडिया में चल रही थी और प्रदेश अध्यक्ष की बात भी मीडिया में चल रही थी, तो मीडिया में प्रदेश अध्यक्ष की बात सही हो गई। 2.5 साल बाद जो साल वाली बात है वो सही नहीं हो पाई, लेकिन आपको 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनना था, ऐसी चर्चा थी, नहीं बन पाए। आप उप मुख्यमंत्री हैं, संतुष्ट हैं? मैं हर जिम्मेदारी से संतुष्ट हूँ। जो जवाबदारी मिल गई तो वो बात खत्म। मन क्या कहता है? एक बार डिसीजन हो गया तो वो फाइनल हो गया। मैं हमेशा, मेरा मन यही चाहता था कि ये बातें आ रही हैं, मीडिया में भी बार बार आती हैं, हम लोग के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है, बहुत ज्यादा दबाव की स्थिति बन जाती है। आए दिन लोगों के फोन आना, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कुछ है कि नहीं, क्या है क्या नहीं है। 150 लोगों को रोज फोन पे जवाब देना, मिलते हैं तो जवाब देना, बहुत कठिन परिस्थिति थी। इन परिस्थितियों में भी फोकस, मैंने प्रयास अपने तरफ से ये किया था कि जो जवाबदारी है उस पर मैं फोकस करके डिलीवर कर सकूं। पार्टी की तरफ से जवाबदारी मिली है, लोगों ने चुना, एक जिम्मेदारी दी, उसको निभाऊं और मैं ध्यान अपना उसी ओर फोकस करता था कि ये बात बैकग्राउंड में थी, वो समाप्त हुई। ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह ने जिम्मेदारी संभाल ली? छत्तीसगढ़ में खबर आई कि अमित शाह ने जिम्मेदारी संभाल ली, टीएस बाबा नाराज हैं, और ऐसा नहीं हो कि नाराजगी के कारण कोई बड़ा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हो जाए। नाराजगी की बात कभी नहीं थी, मैं नाराज जिसको कहते हैं जी, नाराज नहीं होता। बातें थी, मैं ये जरूर चाहता था कि भाई ये बात है तो इसका क्लोजर होना चाहिए। मीडिया में हम लोग कब तक इस बात का जवाब देते रहेंगे, और मीडिया में बात आती है तो लोगों तक पहुंचती है, लोग पूछते हैं कब तक, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, क्या हो रहा है हमको नहीं मालूम। हाईकमांड के पास ये बातें रहती हैं तो वो सुनते सुनते, बोलते बोलते हम लोग भी थक जाते हैं,
लोग भी थक जाते हैं और अंततः मुझे इस बात का संतोष है कि जो भी हाईकमांड ने उचित समझा उनने एक पॉइंट इन टाइम उन्होंने एक निर्णय ले लिया। इसका मेरा नहीं मानना है कि अमित शाह से कोई कनेक्शन, अमित शाह जी को प्रभार मिला नहीं, मेरा मतलब है कोई ऐसा डर तो नहीं था कि कहीं तो कुछ लोग इधर से उधर चले जाएंगे, क्योंकि उधर के हाल ही में कुछ लोग इधर आए, एक बड़ा चेहरा नंद कुमार साय आए, तो स्वाभाविक तौर पर आदमी कहता है ना कि भाई ठीक है अब बदला हो जाए। अगर मेरे संदर्भ में आपका प्रश्न है इनडायरेक्टली, तो मैं कई बार क्लियरली बोल चुका हूँ कि हाँ, आपने राजनीति से घर में बैठना मेरे को स्वीकार है, दूसरी पार्टी में मैं नहीं जाता। आपका पुराना परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है, मदर आपकी मंत्री रही हैं, फादर आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, बड़ा उसके पहले ग्रैंडफादर, उसके पहले ग्रेट ग्रैंडफादर। जी। तो ये 90 साल से ज्यादा हम लोग का संबंध कांग्रेस के साथ रहा है। जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ ऐसा नहीं रहा। अगर फादर उनके कांग्रेस में रहे तो पहले वो जनसंघ में रहे, और उनकी दादी विजयराजे सिंधिया वो जनसंघ में रही, आरएसएस में रही, तो शायद थोड़ा सा आसानी रही होगी। और आपकी मुलाकात भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से हुई है, मुलाकात के मायने क्या है, कहीं संभावना तो नहीं कुछ? हम लोग के, मैं ये तो नहीं कह सकता पारिवारिक संबंध है, लेकिन अच्छे संबंध रहे हैं। माधवराव जी भी रहे, राजमाता जी भी रही, उस समय से वो भी क्रिकेट के शौकीन थे, आप भी क्रिकेट के शौकीन रहे। मुखिया जो रहे हम लोग के परिवार के, मम्मी डैडी रहे, राजमाता साहब रहे, लोग संपर्क में रहते थे। जी। जिस पार्टी में थे तो भी संपर्क में रहते थे, कहीं तनाव होते थे, कहीं संबंध रहते थे। माधवराव जी के साथ भी उसी प्रकार संबंध रहे। ज्योतिरादित्य जी के साथ भी परिवार के लोग हैं, ब्रदर हैं, ब्रदर के लड़के हैं, हमारी बहू है, इन लोग के संबंध बने रहते हैं। वो पारिवारिक संबंध अपने जगह है। मेरे ससुर साहब जो हैं वो आज बीजेपी में हैं, ज्योतिरादित्य जी के साथ हैं, वो मंत्री हैं, पंचायत मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, महेंद्र सिंह जी। तो डायरेक्ट हम लोग के ससुर हैं जी। पर परिवार अपने जगह है, राजनीति अपनी जगह है जी। तो वो दोनों चीज एकदम क्लियरली हम लोग उसको बीच में नहीं आने देते, ना उसके तरफ चलते कोई कटुता होती है, ना कोई संबंध में बात जुड़ती है या घटती है। हम लोगों का एकदम क्लियर आपस में रहता है कि परिवार अपने जगह है, संबंध अपने जगह है, जो हमेशा बने रहेंगे, और राजनीति अपनी जगह। मुख्यमंत्री बनते ही आपका जो फोटो आया ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, तो लोगों में हलचल मच गई कि जनाब आप ये क्या है, वो उप मुख्यमंत्री बन तो गए। उप मुख्यमंत्री की घोषणा मेरे ख्याल से 28 तारीख को हुई जी, और ज्योतिरादित्य जी से मैं मिला 7 तारीख को जी। मैं दिल्ली में था। हम लोग के यहाँ एयरपोर्ट बनना है, एयरपोर्ट में बाधाएं आ रही थी। 67 बिंदु का एक ऑब्जेक्शन फिर से गया, और इसके पहले भी मैं पुरी जी से मिला था जब वो मंत्री थे। उनको भी मैंने बताया था कि सर वहाँ जो स्थिति हो रही है कि डीजीसीए की तरफ से जो प्रतिनिधि आते हैं हर बार आके नया चेकलिस्ट देते हैं कि अब ये काम कर लो, फिर हो जाएगा। जब हम वो काम करके देते हैं तो फिर 20 पॉइंट बताते हैं ये और कर लो। तो मैंने उनको ये निवेदन किया था सर कि एक बार चेकलिस्ट तो होगी, अगर एक कहीं हवाई पट्टी बननी है तो ABCDEFGH XYZ AB AC AD AD जो भी पॉइंट्स हैं हम लोग को एक बार सर उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि उन पे हम कंप्लायंस करें और बात आगे बढ़े। तो तब से मैं मिल रहा हूं अपने क्षेत्र में हवाई पट्टी बनने के बाद वहां हवाई सेवा चालू करने के लिए। तो अभी ये मंत्री हैं, तो ज्योतिरादित्य जी से भी इसके पहले भी मैंने उनके साथ कई बार पत्राचार किया जी, मिला भी हूँ। जैसे सामाजिक संबंध हैं ही, इसमें कोई दो बात नहीं, और रहेंगे। मैं चाहूंगा कि सामाजिक हमारे संबंध वो बने रहने चाहिए, दो परिवारों के बीच में बने रहने चाहिए। काम राजनीति अलग है। राजनीति वो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार सदस्य हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे। एक सौजन्य मुलाकात थी और क्षेत्र के विकास के लिए काम के लिए मुलाकात हुई। बाबा साहब आप मंत्री बने, और मंत्री बनने के बाद पंचायत विभाग आपको मिला, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी खबरें निकल कर आने लगी हैं कि जो प्रभाव जो आधिपत्य होता है वो नहीं था, विभाग के अधिकारी उस तरीके से नहीं सुनते थे। अब आप उप मुख्यमंत्री बन गए, पहले भी मंत्री थे, पहले भी दिल्ली में आपकी पहुंच थी, बराबर की भागीदारी थी, सरकार बनाने में उतनी ही मेहनत की गई, सबने मिलकर की, लेकिन दो चेहरे थे, दो बड़े चेहरे थे, और जय वीरू की जोड़ी कही जाती थी, लेकिन विभाग में उतनी चल नहीं पाई जोड़ी होने के बावजूद भी। अब आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री होता है।
अब आपको सरकार पर, प्रशासन पर, विभाग पर उतना प्रभाव महसूस हो रहा? इसमें आपने जय वीरू की बात की जी। तो एक हिट सुपर हिट पिक्चर चली गई। ये नया पिक्चर है, अब लोग कह रहे हैं ये बाबा काका की जोड़ी है। अच्छा। उनको लोग काका कहने लगे हैं, मेरे को टीएस बाबा बाबा कहते हैं। तो मैं उनके क्षेत्र में गया था, उन्होंने कहा था कि मेरे यहाँ विधानसभा में जी। टीएस बाबा पोलिंग बूथ का जो इंस्पेक्शन करना है, हाँ। टीएस बाबा करेंगे। तो ये बड़ी रोचक बात थी कि कहाँ थोड़ी सी तलखियां और अचानक से पोलिंग बूथ बड़ा सेंसिटिव होता है। बीजेपी बहुत गंभीरता से काम कर रही है, पन्ना प्रयोग, पन्ना कमेटी, और अपना पोलिंग बूथ आपको दे दिया। ये किसी के समझ में नहीं आया अचानक। मेरे यहाँ का वो, और आपके यहाँ का वो। कहा पाटन बाबा जाएंगे तो मैंने कहा अंबिकापुर भूपेश भाई जाएंगे। आपको डर नहीं लगा? क्या चीज का डर? जो है सब साफ नहीं रहता है, उसमें डर क्या? मतलब इसमें भी आपने मतलब संभले हुए और सुलझे हुए राजनेता की तरह कहा कि अब मेरे यहाँ आप आ जाओ, अब कुछ ऊंच नीच होगी तो आप ही देखना फिर। और विभागों की जो बात आपने कही जी, मैं बिना संकोच के कह रहा हूँ कि जब मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, शपथ हम लोगों ने साथ लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में, भूपेश भाई ने, ताम्रध्वज जी और मैंने मंत्री के रूप में शपथ लिया। और विभागों के लिए जब जिम्मेदारी देने की बात आई तो शायद सबसे पहले मुझे ही बुला के उन्होंने पूछा कि आप कौन से विभाग चाहोगे। अपने पसंद से मैंने बोला, एक आध विभाग की बात थी, फाइनेंस मेरे को रुचि है, तो मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि महाराज ये सीएम के साथ रहता है, इसको। मैं कहा ऐसी कोई बात नहीं, जो विभाग आपको ठीक लगे, वो ये वो। मैंने कहा नहीं, मेरी रुचि इसमें है। उस हिसाब से उन्होंने विभाग की जिम्मेदारी दी। जब मुझे लगा कि इस विभाग में, पंचायत विभाग में, मैं कारगर रूप से काम नहीं कर पा रहा हूँ, और ये भी कोई बात नहीं है कि अधिकारी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। मैं इसको भी फ्रैंकली, आपने शायद पहले मीडिया चैनल हैं जिनने इस चीज को पूछा है, तो मैं फ्रैंकली आपके सामने कह रहा हूँ कि मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुख्यमंत्री जी की ओर से या किसी की ओर से ऐसा दखल है कि विभाग के अधिकारी मेरी नहीं सुन। क्यों हो रहा था? ऐसा कभी नहीं रहा। किसी अन्य मंत्रियों के यहाँ क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ऐसी बात नहीं आई। तो मेरे डिपार्टमेंट्स में कोई ऐसा दखल है कि अधिकारी नहीं सुन रहे, ऐसा फर्स्ट डे से बात तक नहीं रहा। अधिकारी हमेशा रिगार्ड देते रहे, हम लोग मीटिंग करते रहे, निर्णय लेते रहे और वो काम करते रहे। पर एक आध इशू को लेके जब मुझे लगा कि पंचायत में मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि अब मेरा इस विभाग में बने रहना, मैं टीम को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, मैंने अपने आप को विड्रॉ किया। अधिकारी वजह नहीं थे। फिर अगर कोई तो वजह नहीं होगी। वहां पर आवास की बात थी, हम डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। प्रधानमंत्री आवास की बात थी, वहां कुछ और इश्यूज आए थे। मैंने तो लिख के दिया था, पत्र मैंने लिख के दिया था। पता नहीं मेरे को सार्वजनिक करना था कि नहीं। कभी कभी मेरी उसी बात का बीजेपी ने फायदा उठाया कि मैं सार्वजनिक भी कर देता हूँ कुछ चीजों को। अब कोशिश करता हूँ कि पारदर्शिता को भी एक सीमा पर रखें। मुझे कंफर्टेबल लगता है कि भाई सबके बीच के हैं तो सबको ज्यादा से ज्यादा जितनी बात बता सकें जी शेयर करना चाहिए। उस बाबत मैंने वो चिट्ठी भी सार्वजनिक उस समय कर दी थी। उसमें सब लिखा है किन कारणों से मुझे लग रहा था कि मैं, वरना पंचायत मंत्री के रूप में पीएमजीएसवाई की सड़कों का निर्माण था। हम देश में टॉप कर रहे थे, वही अधिकारी थे, वही थे। कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो मेरी नहीं सुन रहे थे तो हम टॉप कैसे कर रहे हैं। पीएमजीएसवाई की सड़कों में, उसकी डिलीवरी में, उसकी क्वालिटी में हम लोग टॉप रैंक थे। टॉप फर्स्ट सेकेंड। मनरेगा की डिलीवरी में हम लोग टॉप थे। कोरोना के समय में 7.5 लाख से ज्यादा लोग आए, उनका प्रबंधन करना, पंचायत विभाग के माध्यम से करना, रहने की जगह बनाना, खाना पानी, दवाई इत्यादि सब पहुंचाना। तो कहीं कोई अधिकारी नहीं सुन रहे हैं वाली बात तो मैं खंडन करना चाहूंगा कि ऐसा मेरे को विभाग में कभी महसूस नहीं हुआ। आपकी जो पिछली और अगर कभी महसूस हुआ तो मैंने सीएम साहब के साथ शेयर किया और उन्होंने सकारात्मक एक्शन भी लिया। पिछली विधानसभा का जो जन घोषणा पत्र था उसमें बहुत सारी बातें थी, शराबबंदी भी एक विषय था, और भी बहुत सारी चीजें हुई, वो नहीं हो पाई। अब फिर से आप जनता के दरबार में जा रहे हैं, जनता पूछेगी आपसे, विपक्ष भी से मुद्दा बना रहा है, कैसे उन बातों का आप जवाब देंगे?
जन घोषणा पत्र में 281 छोटे बिंदु थे। उनमें आप पन्ने को पलटेंगे, अलग अलग विभाग, अलग अलग हेडिंग में जो हम लोगों ने पॉइंट्स नोट किए थे लोगों से मिलने के बाद, और प्रमुख 36 लक्ष्य रखे थे। छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य। जी। कुछ राज्य 6 निकालते हैं, कोई 8 निकालता है। अभी मध्य प्रदेश में 5 गारंटी की बात आई। तो ये बात आ रही थी कि फोकस हट जाता है, आप ज्यादा रखोगे तो फोकस हट जाएगा लोगों का। पर मेरे से बन नहीं रहा था कि लोगों के बीच में जो बातें आई हैं वो महत्वपूर्ण बातें 9 नहीं है। तो मैंने छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य के रूप में उसको प्रस्तुत करने की पेशकश की थी और उसको स्वीकार करके घोषणा पत्र बना। उस घोषणा पत्र में मैंने लास्ट देखा था 12 पूरी तरह से हो गए, 12 आंशिक रूप से हुए हैं, उसमें से भी कुछ हो गए हैं, और 12 है जिसमें पहल करना बाकी था। कुछ प्रोसीजरल हैं, पॉलिसी को लेके, जल के उपयोग की पॉलिसी को लेके, फॉर एग्जांपल कुछ रिफॉर्म्स को लेके हो सकता है, कुछ ऐसे प्रशासनिक बातें हो सकती हैं 12 में जिसमें नहीं हुई हैं। अमूमन उसमें 36 में से मेरे ख्याल से मोर देन 70% गवर्नमेंट ने या तो पूरे कर लिए हैं या टच किए हैं। 70-80% 36 में से। तो नहीं किया है वाली बात नहीं है। ग्लास भरा है कि खाली है? 3/4 भरा है आप कहे तो खाली है। नहीं, विपक्ष तो पूरा गिलास दिखा रहा है। हाँ, पर वो आधारहीन बात है। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है। एक मुद्दा जो मैंने कहा कि 12 नहीं हुए, उसमें है नहीं हुआ, हम और उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लग गया। वो अपनी जगह है, आप कार्रवाई करो। आरोप नहीं लग रहा है, कार्रवाई हो रही है, लोग जेल में हैं, बंद हैं, हम लोग कहाँ उसके लिए? आप मानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि आप तो सरकार में, कार्रवाई हो रही है। आप मान रहे हैं कि कुछ हुआ है? बिजनेस करता है आदमी, तो बिजनेस में अगर गड़बड़ी करता है तो हिंदुस्तान के या दुनिया के किस कोने में बिजनेस प्रैक्टिसेस में कमी नहीं है? तभी तो कानून बने हुए हैं। मतलब आप मानते हैं कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो ठीक कर रही है? मैं ये नहीं कह रहा जी। इस बात, ईडी की कार्रवाई के पीछे देखिए दोष क्या है जी। वो कांग्रेस की सरकारों पे या गैर भाजपा की सरकारों पे कार्रवाई क्यों कर रही है? एनसीपी के लोग, पहले उनके ऊपर ईडी की बात आ रही थी, जो 9 में से 3 मंत्री बन गए, अब वो बात खत्म हो गई। बंगाल में जो थे उनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, अब बात बंद हो गई। अब अन्य जगह थे ईडी की, तो ईडी की कार्रवाई में तो प्रश्न चिन्ह लग गया। तथ्य किसी बात में आते हैं तो आप करो। अब ईडी जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है, तो ईडी के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट ने विपरीत टिप्पणी दे दी है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर वो नियुक्तियां अवैध है, अगर वो नियुक्ति अवैध है तो उसके सारे फैसले अवैध हो गए। वो एक अलग चीज हो गई। पर ईडी का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है कि एक व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से समय एक्सटेंशन करके काम करवाया जा रहा है, जो कि अगर निष्पक्ष कर रहा होता तो हम लोग भी कहते हैं कि नहीं, नियम बदल दीजिए। अगर देश में जहां भी गलत हो रहा है, चाहे जो कर रहा है उसके ऊपर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। 40% सरकार कर्नाटक में, पब्लिक ने भी नकार दिया, तो ईडी ने वहां कार्रवाई की क्या? नहीं की। ईडी के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। इन जनरल कार्रवाई जहां गलत दिखती है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है बाबा साहब कि 15 साल बीजेपी की सरकार रही और विपक्ष में रहते हुए बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाने में और कार्रवाई के तौर पर सफल हुई, क्योंकि कार्रवाई हो भी रही है। 15 साल की सरकार में 2018 के चुनाव में आपने तमाम सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन एक भी मंत्री जेल नहीं गया, एक भी मंत्री के ऊपर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हो पाई। और उसके बाद अगर आप चुनाव के मुहाने पर खड़े होकर ये कहते हैं कि साहब बहुत भ्रष्ट सरकार थी, कई सारे घपले थे, कई सारे घोटाले थे, तो अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं? अभी आपने ईडी की बात कही जी। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ का 36,000 करोड़ के घोटाले की बात सामने है पीडीएस में। जी। पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जहां होता है उस कार्यालय में उस समय की सरकार के अधिकारियों ने, रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय के अधिकारियों ने छापा मारा और 3 करोड़ 64 लाख रुपए नगद बरामद किए। उस पे ईडी ने क्यों नहीं संज्ञान लेके कार्रवाई की? आप लेते, आपके पास भी तो ईडी हमारे पास कहाँ है? नहीं, आपके पास ईओडब्ल्यू है, वो तो काम चल रहा है। आपके पास दूसरी एजेंसी है, चल रहा है। आपके पास सीआईडी है। हाई कोर्ट में जाके उन्होंने रिलीफ ले रखी। ये जो पूरा प्रकरण है, इससे जो जुड़े हुए लोग हैं, इनको रिलीफ कहाँ से मिली हुई है? हाई कोर्ट से। तो हमने एक्शन, वो क्या कहते हैं, एटीएस या क्या बोलते हैं, टास्क फोर्स जो हम बनाते हैं
समान प्रक्रिया से हट के एक एजेंसी को हमने जिम्मेदारी दी, तो हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। 8 बार 10 बार हम हाई कोर्ट गए हैं, वहां से स्टे लग के लगा हुआ है, वो एक अलग बात है। हमेशा यही कहते हैं कि आप, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि हम जानबूझकर, ईडी जानबूझकर कार्रवाई कर रहा है, इनकम टैक्स जानबूझकर कार्रवाई, तो आप कोर्ट चले जाओ, कोर्ट से रिलीफ ले लो। कोर्ट ने ही तो रोक रखा है। तो वही है कि कोर्ट आपको रिलीफ नहीं दे रहा है और उनको रिलीफ दे रहा है, तो क्या कोर्ट गलत है इसमें? मैं वहां तक तो नहीं जाना चाहूंगा, हो सकता है कि पेशकश में उनको कोई अंतर लगा। मैं कोर्ट के लिए कुछ अभी नहीं कहना चाहूंगा, वो बड़ा मुद्दा है। राहुल जी बहुत चीज कह रहे हैं, कई लोग बहुत चीज कह रहे हैं, और राहुल जी के साथ क्या हो रहा है सारे लोग राहुल जी पे डाल देते हैं कि राहुल जी कह रहे हैं, क्योंकि बाकी कोई हिम्मत नहीं करता। आज मैं हिम्मत कर रहा हूं आपके सामने बोलने के लिए जी। आप मीडिया में खुल्लम खुल्ला मेरे से पूछ रहा हूं जी। मेरे में हिम्मत है कहने के लिए? मेरे में नहीं है। मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं बोल दूं कि नहीं ये ऐसा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर ऐसा। राहुल जी में है, तो राहुल जी का साथ आपको देना चाहिए, पूरी कांग्रेस को देना चाहिए। राहुल जी अकेले बोल रहे हैं, बाकी के लोग शांत हैं, कई कारणों से चुप रहे। मेरे से आपने पूछा जी, मैं बोल पा रहा हूं, मैं यहीं तक बोल पा रहा हूं कि ईडी का गलत रूप से इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, इसके आगे नहीं जाता। इसके आगे मैं कैसे जाऊं? हमको दिखता है कि राहुल जी के ऊपर जो एक्शन हो रहा है कहीं आपके ऊपर नहीं, मेरे ऊपर हो जाए उसकी मेरे को कतई चिंता नहीं रहती, उस बाबत नहीं। पर कैसे एक्शन हो रहा है? पदयात्रा चालू होती है और भाजपा के मंत्री रहे हुए विधायक जिन्होंने केस कर्नाटक का गुजरात में किया, कर्नाटक की घटना, उनके आम सभा की घटना, उनकी ही सरकार कर्नाटक में उस समय थी, वहां उसको लॉन्च नहीं करते हैं, गुजरात में करते हैं। जब केस चलता रहता है एक जज के रहते हुए, वो जाते हैं हाई कोर्ट और कहते हैं कि अभी हम कार्रवाई पे स्टे चाहते हैं, और वहां कोर्ट में जैसे ही केस बदल जाता है, जज बदल जाता है, वो जाके कहते हैं कि नहीं हम फिर से केस चालू करना चाहते हैं, और फट से जजमेंट आ जाता है। ये फट से जजमेंट, उसके आगे मैं क्या टिप्पणी करूं? ये फट से जजमेंट नान घोटाले मेरे ऊपर फिर वो लगेगा कोर्ट की अवमानना का, और मेरे को टांगा जाएगा। तो अपने आप को उस हद तक बचाने में डरता नहीं हूं, लेकिन अपने आप को उस हद तक बचा के चलते हुए मैं उसके आगे टिप्पणी नहीं कर रहा। नान घोटाले में जो एक नार्को की सीडी है जिसमें कई सारे बीजेपी नेताओं के नाम है, आपको लगता है वो सही? नान घोटाला नहीं था जी, वो इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, बैंक का घोटाला था। और बैंक के घोटाले में नार्को टेस्ट हुआ था, नार्को टेस्ट की रिकॉर्डिंग्स हैं, वो जिन एजेंसीज के पास हैं वो कार्रवाई कर रही होंगी। फिर बात वही आती है, आप एक तरफ से कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, आप नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हम निष्पक्षता से होने देना चाह रहे हैं। हम अगर उसमें टांग दें इनको तो कहेंगे कि देखो आपने कर दिया, एजेंसी के ऊपर दबाव बना के कर दिया, ये तो चित भी मेरा पट भी मेरा। हम अगर सजा के लिए पहल करते हैं तो ये होगा कि आप बदले की भावना से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप कहेंगे उसमें तो कोई तथ्य नहीं है इसलिए कुछ नहीं हो रहा। ये ठीक नहीं है। सच्चाई बीच में रहती है, और सच्चाई बीच में है, उसमें जैसा ईडी के इस्तेमाल करके किया जा रहा है, ये स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की सरकार वैसा नहीं कर रही। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आपको जाना भी है, इस बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के उसके परिणाम को कैसे देखते हैं? सरकार ने कई बिंदुओं पे बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो बात नहीं है। किसानों को लेके देख लें, स्व सहायता समूह को देख लें, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को देख लें, मिलेट मिशन को देख लें, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस को देख लें, एजुकेशन के क्षेत्र में देख लें, हेल्थ के क्षेत्र में देख लें, अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में आप देख लें। पीएमजेएसवाई में मैंने कहा कि भाई टॉप कर रहा था प्रदेश, बाकी सड़कें तो वहां दिखती होंगी ना छत्तीसगढ़ में, लोगों को उसका कहीं कमी होगी अपने जगह है, बाकी तो दिख रहा है काम हुआ है। उन आधारों पे हम जाना चाहेंगे। स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन की बात है, छोटे शहरों में भूमि पे पाबंदी लगी हुई थी, उसको करने के बाद है। पैसा नियम उसमें मतलब आपने संतुष्ट कर दिया लोगों को इन योजनाओं से, तो आप सरकार बना रहे हैं। हमने काम किया है और ये उम्मीद करते हैं कि लोगों को संतोष होगा। हम तो आग्रह करने जा रहे हैं, हम तो ये मान के नहीं चल रहे हैं कि हम जीत गए, हमको तो हाथ जोड़ के फिर जाना है। फिर भी आपका आकलन, क्योंकि इतना राजनीतिक अनुभव है। एक हमारे साथी कहते हैं कि 75 पार, 71 है, 75 पार किस बेस पे कह रहे हैं? 68 सीट जीत के आए थे, 4 बाई इलेक्शन हुए, चारों में कांग्रेस जीती। पंचायती राज इलेक्शन हुए, उसमें क्लियरली कांग्रेस का मेजोरिटी था। नगरीय निकाय चुनाव हुए, क्लियरली कांग्रेस का मेजोरिटी था। और ये समयबद्ध तरीके से ये चुनाव होते रहे, एक साथ नहीं हुए। इन चुनावों में जिस तरह से परिणाम आए हैं, इससे सेंस ये लगता है कि लोग अगर नाखुश होते
तो ऐसा एक तरफा साथ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलता रहता। और अभी भी जो फीडबैक आता है उसमें यह आता है कि कहीं ठीक है, हमको देखने की जरूरत है, एंटी इनकम्बेंसी की बात हो सकती है, बाबा उतने आए कि नहीं, क्षेत्र में घूमने के लिए आए कि नहीं, हमारी पूछताछ की कि नहीं, मंत्री बन गए, अब पता नहीं कैसा काम कर रहे होंगे, हमको तो भूल गए। जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, तो विधायकों के प्रति, मंत्रियों के प्रति, सरकार के प्रति ये भी बात आती है, पर सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, ये बहुत कम लोग कहते हैं। आप बता नहीं रहे कि सरकार बन ही जाएगी और करीब इतनी सीटें आएंगी। आज के दिन तो क्लियर दिख रहा है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, और एक तरफ 75 पार और एक तरफ 2/3। तो इस बार 60 से इस बार 2.5 साल तो नहीं होगा? पूरा मुझे नहीं लगता है कि मीडिया में जिस तरह से बात चली 5 साल कि अब कांग्रेस कभी भी कहीं भी 2.5 साल की बात नहीं करेगी। मतलब इस बार पूरा 5 साल हो चाहे 1-2 दिन हो। अर्जुन सिंह जी 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, दिग्विजय सिंह जी 10 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, शीला दीक्षित 15 साल के लिए मुख्यमंत्री रही, अर्जुन सिंह जी के बाद मोतीलाल वोरा जी कुछ समय के लिए रहे, श्यामाचरण जी कुछ समय के लिए। तो ये फ्लूइड सिचुएशन रहती है। भाजपा ने अपने पूरे मुख्यमंत्री से लेके मंत्रिमंडल को बदल डाला। उत्तराखंड में जिसको मुख्यमंत्री का फेस बनाया वो चुनाव हार गए, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बनाया और बाई इलेक्शन से जिताया। तो ये सब हाईएस्ट लेवल की बातें हैं, और उसके लिए इंतजार करते हैं, विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार करते हैं। उस तरफ ध्यान कम देना है और काम पे ज्यादा ध्यान देना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।